मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के एम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता, तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा। ये अगर हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स कर रहे हैं और उसे किसी और के भरोसे छोड़ रहे हैं। यह बात लॉन्ग रन में सही नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा और आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णायक कदम भी उठाया है। आप सब तो जानते ही हैं कि देश में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक इंडिजिनस सिस्टम रहा है और इन फैक्ट्रीज ने एक समय पर बेहतरीन काम किया और देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई भी है। इनके अलावा हमारे पास डिफेंस पीएसयूज का भी एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही है। हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर समान रूप से बल दिया है। इसी दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसे हमने इंश्योर किया ताकि कम समय में ही डिफेंस प्रोडक्शन में व्यापक सुधार हो सके। यहां मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारे लिए कोई बहुत सरल प्रक्रिया नहीं थी। इसमें अनेक जटिल प्रश्न थे और चैलेंजेज भी थे, परंतु हमने इसे इसलिए लागू किया क्योंकि यह एक अर्जेंट रिफॉर्म था। अब प्रश्न उठता है कि यह अर्जेंट क्यों था। इसका एक बड़ा कारण था क्वालिटी। आप सभी स्पेशलिस्ट के समक्ष मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने क्वालिटी को अपना प्रायोरिटी रिफॉर्म एजेंडा बनाया है। हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट को ही टारगेट करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया। तब से लेकर आज तक डिफेंस पीएसयूज ने लगातार सुधार किया है और कॉर्पोरेटाइजेशन के पश्चात क्वालिटी प्रोडक्शन को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है और आज ये डीपीएसयूज इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। आज ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी अच्छा फोकस कर रहे हैं। आज ये ऑर्गेनाइजेशन पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं। वैसे तो अभी कुछ कार्य बाकी है, पर मैं इतना जरूर आश्वस्त हूं कि जिस प्रकार पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म के लिए हम प्रयासरत हैं, वह हमें आने वाले समय में काफी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। साथियों, पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य भी रहा है कि एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम का विकास किया जाए, जो अपनी क्वालिटी के माध्यम से देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्वालिटी को लेकर प्राइवेट सेक्टर की अपनी एक अच्छी खासी इमेज होती है। किसी भी क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आज चाहे बड़े प्लेटफॉर्म्स हों या सिस्टम्स, एमएसएमईज हों या स्टार्टअप्स, हमने ऐसा प्राइवेट इंडस्ट्रियल बेस तैयार किया है जो देश के डिफेंस सेक्टर के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहा है और उसे सशक्त कर रहा है। आज रिलीज होने वाले इंडस्ट्री 4 को भी मैं इसी संदर्भ में देख रहा हूं। यह निश्चित रूप से हमें स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के एक ऐसे एरा में ले जाएगा जहां से हमारे लिए कई नए डायमेंशंस खुलेंगे। इसी तरह जो दूसरे मैनुअल्स आज रिलीज हो रहे हैं हुए हैं, जो एमयू साइन हुए हैं,
उनको भी मैं इसी कंटेक्स्ट में देखता हूं। यह सभी प्रयास केवल सरकार के प्रयास नहीं है, बल्कि आप सभी का मिला जुला प्रयास इसमें शामिल है, इसीलिए यह संभव हो पा रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक मजबूत ब्रांड वैल्यू भी जरूरी है। जब मार्केट में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन फैली होती है तब कंज्यूमर भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे में वही ब्रांड सफल होता है जो कंसिस्टेंट क्वालिटी और रिलायबिलिटी का भरोसा देता है। और यही कारण है कि हमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को एक स्ट्रांग और ट्रस्टेड ब्रांड बनाना ही होगा। इस संदर्भ में आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। यह अपील है एक मजबूत वर्ल्ड लीडिंग और स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांड इंडिया का निर्माण। ताकि दुनिया की डिफेंस मार्केट में प्रोडक्ट्स को लेकर जब कंट्रीज के मन में डाउट हो तो वह ब्रांड इंडिया को चूज करे। वेन एवर इन डाउट गो फॉर इंडिया, यह हमारी यूएसपी होनी चाहिए, यही हमारी यूएसपी होनी चाहिए। ब्रांड इंडिया का साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी और उनसे ही बातचीत करेंगे। और प्रवीण जी, अभी अभी आपने राजनाथ सिंह को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चा की और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि हमें बेहतर ढंग से अब काम करना है वर्ल्ड के सामने। क्या कुछ कहेंगे, आपकी पहली क्या प्रतिक्रिया होगी उनके इस बयान को लेकर? ऑडिबल नाउ? जी प्रवीण जी, आपकी आवाज आ रही है। ऑल राइट, ये हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो बताया वो यही है कि हमने आज अपने आप को सक्षम बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ने हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज किया है और जितने भी साजो सामान चाहिए वो उन्हें मुहैया कराया है और इसमें ज्यादातर ध्यान रखा गया है कि ये इंडिजिनस हो, हमारा स्वदेशी हो। और दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी डिप्लोमेसी से दूसरे देशों को अपने पक्ष में ला रहे हैं और जो कि सपोर्ट दिख भी रहा है। तो इस तरह से अब तीसरी अपील यही है कि हमारी जनता, हमारे नागरिक, हमारे राजनीतिक दल, हमारे सारे अवयव जो तत्व हैं हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जो प्रभावित करते हैं, तो सारे स्टेक होल्डर हम सभी संगठित होकर के, एकजुट होकर के और जो भी जैसे सिविल डिफेंस की चीजें को पालन करना है तो वो करते हुए, कहीं पे मोबाइल से अगर हमें वीडियो नहीं बनाना है ताकि दुश्मन देश उसका फायदा ना उठाए, तो ये छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें भी जो अभी पहले हमने रेखांकित किया, इन सबों को लेकर के सरकार और सेना के पीछे हमें खड़ा रहना है। वाकई प्रवीण जी, अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर अगर छोटे छोटे वीडियोस की नागरिकों की तरफ से पोस्ट किए जाते हैं, जाहिर है इसकी जानकारी लोगों को प्रमुखता से देनी होगी। क्या इसके लिए भी कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही है वो अलग अलग तरीके की आ रही है। बिल्कुल सही बताया, हम बिल्कुल सोशल मीडिया को नाकार नहीं सकते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड फेवरेबल नैरेटिव, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और आंतरिक डोमेस्टिक लेवल पे भी ये बहुत सारी चीजें निर्धारित करती हैं। एक फेवरेबल समझिए ओपिनियन बनाने के लिए, परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए, तो इसलिए इसके लिए निहायत ही जरूरी है कि ना सिर्फ गाइडलाइन जारी किया जाए बल्कि हम सभी अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए क्या डालना है क्या नहीं डालना है, यह हमें पता होता है। किस चीज का फर्क पड़ेगा, पॉजिटिवली या निगेटिवली, एडवर्सली उसका फायदा उठाएगा, यह सोचते हुए हमें ऐसा करना है। और एक गाइडलाइन इस संबंध में कुछ तो जारी किए गए थे और भी ज्यादा डिटेल विस्तारित तौर पे अगर गाइडलाइन जारी किया जाए तो वो निहायत ही फायदेमंद रहेगा। वाकई। और अब हम बात करेंगे युद्ध की। जैसे अभी 16 या 15 ठिकानों पर भारत के अलग अलग शहरों में ये पाकिस्तान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी गई और उसका माकूल जवाब S-400 से दिया गया है। तो S-400 के बारे में हम पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे।
कि ये किस तरह से काम करता है और कितनी क्षमता वाला ये उपकरण है? S-400 यह एक ऐसा ड्रोन सिस्टम, सॉरी, ये जो एक ऐसा सिस्टम है S-400 जिसमें कि हम एयर डिफेंस के अंतर्गत में इसको लाया गया है, सेल्फ डिफेंस के लिए। और इसमें ये मोबिलिटी इसको जो दिया गया है 8x8 व्हीकल से दिया गया है ताकि ये कहीं पे भी इजीली लिया जा सकता है। इसमें कई तरह के मिसाइल्स हैं जिसके की रेंज उनमें बने हुए हैं। और ये इसमें यह भी है कि 600 मीटर की दूरी से ही यह ट्रैक कर सकता है, 600 किलोमीटर की दूरी से, और 400 किलोमीटर की दूरी पर आएगा तो ये उसको ट्रैक करके इंगेज कर सकता है। तो इस तरह से एक बहुत ही इफेक्टिव मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास। प्रवीण जी, अगर हम पाकिस्तानी सेना की बात करें और हिंदुस्तानी सेना की, तो एक तरफ जहां हिंदुस्तान की तरफ से 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, नेस्तनाबूद किया गया, लेकिन यहां पर तो 15 शहर पर अटैक करने की कोशिश की गई। तो इस युद्ध को अब हम कहां तक देख सकते हैं? क्या बहुत दूर तक ये युद्ध चल सकता है? कोई बहुत बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है इसके अंतर्गत? ये अपेक्षित था पाकिस्तान जैसे जो रोग स्टेट्स हैं कि उन्हें अगर मिलिट्री एस्केलेशन करना था तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन या मिलिटरली उन्हें जवाब देना चाहिए, न कि हमारे नागरिक ठिकानों को विपरीत के कि जैसे कि भारत ने किया कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ये किया था। इस तरह से कार्रवाई करके हमारे नागरिक ठिकानों पे करते हैं तो पाकिस्तान ही अपने आप को एक्सपोज कर रहा है इंटरनेशनल एरेना में कि वह जो है बगैर ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से कार्य कर रहा है। बात रह गई कि कितना दूर तक जाएंगे, तो यह भी ओपन डोमेन में ही हमने भी सुना है और सभी जानते हैं। कुछ और भी नॉलेज से मैं बता सकता हूं, पाकिस्तान की क्षमता नहीं है एक लॉन्ग वॉर करने के लिए। थोड़े दिनों के बाद में ही वो यूनाइटेड नेशन या अन्य दूसरे देश जो उसके फेवर में हो सकते हैं, प्रभावशाली कुछ वक्तव्य दे करके किसी तरह से डिप्लोमेसी करके इसको बंद करवा सकते हैं। उनके पास वो हाथ जोड़ता हुआ जाएगा कि त्राहिमाम अब इसे बंद करवाया जाए। कल भी मैं कहीं पे बातचीत कर रहा था, एक जैसे दीपक बुझने के पहले एक बड़ा लौ दिखाता है, शायद वही ये पाकिस्तान का अभी है। और निहायत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और निहायत ही अपने आप को एक्सपोज करने का एक तरह से मैं कहूंगा कि वो पाकिस्तान ने काम किया है। हमारे लिए इसी नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक फेवरेबल समझिए ओपिनियन बनाने के लिए, बनाने के लिए। और इसी बीच प्रवीण जी, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमले में मारा गया मसूद अजहर का भाई, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी रऊफ अजहर भी मारा गया, भारत के हमले में मारा गया मसूद का भाई, मसूद अजहर का भाई पर यह हमला हुआ, भारत के हमले में मारा गया मसूद का भाई। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी हमला हुआ था और भारत के हमले में मारा गया है मसूद अजहर का भाई। तो अभी अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि मसूद अजहर ने खुलकर सामने आकर ये कहा था कि मैं भी मारा जाता तो अच्छा होता। हालांकि उनके परिवार के 10 सदस्यों की जान पहले ही जा चुकी है। भारत के हमले में उनके परिवार के 10 सदस्यों की जान जा चुकी है। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, आतंकी रऊफ अजहर हुआ था और भारत के हमले में मारा गया मसूद का भाई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के हमले में मारा गया है मसूद अजहर का भाई। ऑपरेशन सिंदूर में ये आतंकी हमला हुआ था। आतंकी रऊफ अजहर इस आतंकी हमले में ही जख्मी हुआ और उसकी जान गई। हमले में मारा गया मसूद अजहर का भाई, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। आपको बता दें कि 9 संगठन जो वहां पर थे, आतंकी ठिकाने जो वहां थे, जिन्हें भारतीय सेना की तरफ से नेस्तनाबूद किया गया, उसी एक संगठन का मालिक मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्यों की जान जा चुकी है और उनमें से अब उनके भाई की भी जान गई है। इसी हमले में वो भी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में ये जो बड़ा एक्शन भारत की तरफ से लिया गया, उसका अब नया अपडेट सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो लगातार कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है,
इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए हमारे साथ प्रवीण जी लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। प्रवीण जी, लगातार ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से, मसूद अजहर के पहले तो परिवार के 10 सदस्यों की जान चली गई, अब उसने खुद आकर ये सामने कह दिया कि मैं भी मारा जाता तो बेहतर होता, तो क्या उनकी ये मानसिक स्थिति पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा? जाहिर है उनके परिवार के एक दो नहीं बल्कि 10 से ज्यादा सदस्यों की जान चली गई और अब तो खबर आ रही है कि भाई भी इस हमले में मारे गए। ये जैसे ही ये न्यूज आपने सुनाया वैसे ही चेहरे पे मुस्कुराहट आई और अब मसूद अजहर के खुद की बारी है। और अभी तो ये जैसे जैसे नजदीक होता जा रहा है, एक दिन वह भी आएगा जब मसूद अजहर खुद भी मारा जाएगा। पाकिस्तान के लिए फिर से हम यह सलाह और मशविरा ही देंगे, हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे हैं, चेतावनी नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह बता रहे हैं आतंकवादियों और उसके सरगना को सपोर्ट देना बंद करो, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। आज पाकिस्तान बेशक ये थोड़े थोड़े अटैक करके जिसे विफल किया जा चुका है भारतीय सैन्य बलों के द्वारा, वह अपना अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कुवत रखते हैं, हम भी क्षमता रखते हैं, लेकिन वह एक्सपोज हो रहा है कि उसकी क्षमता क्या है, कितने दिन की लड़ाई लड़ सकता है। और साथ ही जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे, हमारे नागरिक ठिकानों को निशाना बना करके उसने अपने आप को और भी ज्यादा विषम परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डाल रखा है। वाकई प्रवीण जी, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि एक तरफ जहां जाहिर है हिंदुस्तानी सेना की तरफ से पूरी तैयारी भी है, हमारे पास काफी बेहतर ढंग से जो उपकरण है वो भी मौजूद है, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान खुद को रोक नहीं रहा है, लगातार वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी फायरिंग चल रही है। तो ये मंसूबे क्या हैं, अभी वो क्या करना चाह रहा है, जब जानकारी है इस बात की कि हम उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, बावजूद ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि ये हमला और ये लड़ाई और ये जो वॉर कल को फुल स्केल में जाता है तो इसके लिए भारत जिम्मेदार है, उसने हमारे ऊपर अटैक किया था और हम तो रिटेलिएटरी अटैक कर रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, वास्तविकता यह है कि आतंकी हमला करवा करके पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया, हमने उसे प्रतिरोध, ऐसे आतंकी हमलों को और ऐसे आतंकी कारनामों को रोकने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए एक लिमिटेड एक्शन, लिमिटेड टारगेट पे प्रिसीजन के साथ किया ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो, कहीं और कोई नुकसान ना हो। बावजूद उसके पाकिस्तान यदि ऐसा कर रहा है, वो यही चाह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को बदनाम कर सके, लेकिन यह पासा उल्टा पड़ेगा उसके ऊपर। ऐसा हो नहीं सकता है। भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने भी बताया, भारत पूरी तरह से तैयार है। और जब हम तैयार की बात करते हैं, तैयारी की, तो हर तरह से तैयारी की। आर्थिक स्थिति पता है हम विश्व में कहां पे आज खड़े हैं, और हमारे जो फौज का स्ट्रेंथ है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, तो हम इस तरह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अन्य दूसरे एडवर्सरी चाहे बाहर या अंदर से आए, उसका भी सामने की कुव्वत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। लेकिन जब हमारे पास पूरी शक्ति है, बावजूद उसके यदि हम रिस्ट्रेंट यानी संयम बरत रहे हैं, तो हमारी प्रौढ़ता को, हमारी मैच्योरिटी को, हमारी परिपक्वता को जाहिर करता है भारत का। और इसीलिए शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को सपोर्ट मिल रहा है और पाकिस्तान की वहीं पे। प्रवीण जी, अगर हम पाकिस्तान के आरोपों की बात करें तो प्रोपोगेंडा भी फैलाने की कोशिश बहुत की जा रही है, बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही है पाकिस्तान की तरफ से जो हुई ही नहीं है। सबसे पहले अब बयान तो ये भी आ रहे हैं कि भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया है, ये कहा जा रहा है, ये आरोप लगा रहा है पाकिस्तान कि भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया और इसके साथ ही आसपास की बस्तियों में रह रहे नागरिकों को मारने की भी कोशिश की है। पाकिस्तान इस तरह से गलत बयानबाजी के लिए जग जाहिर है, लेकिन जब हमारे यहां वो आतंकवादी हमले या कुछ और एक्टिविटीज करवाता है तो उसके लिए तो हमेशा यही कहता रहा। प्रवीण जी, माफ करिएगा, रोकना चाहूंगे आपको, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी, पाकिस्तान ने HQ-9 से हमला बोला, HQ-9 से हमले की नहीं थी जानकारी। भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है।
पाकिस्तान के HQ-9 से हमले पर बोला चीन, HQ-9 से हमले की नहीं थी जानकारी, भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीनी जेट शामिल। तो इस बात की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन की तरफ से यह कहा जा रहा कि हमें तो इस बात की जानकारी नहीं थी, HQ-9 से हमले की जानकारी चीन को नहीं थी, भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीनी जेट शामिल। आपको बता दें कि HQ-9 चीन से ही पाकिस्तान ने खरीदा, जिसका इस्तेमाल अभी किया गया, इस युद्ध में किया गया। जब मिसाइलें दागी गई तो HQ-9 का इस्तेमाल किया गया और उसी HQ-9 को लेकर चीन ने यह कहा है, विदेश मंत्रालय ने इस बाबत जानकारी दी है कि उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच HQ-9 का जो इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से हमले के दौरान किया गया, इसकी जानकारी चीन को नहीं थी। बताया जा रहा है कि HQ-9 चीन से ही पाकिस्तान ने खरीदा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस संघर्ष में चीनी जेट शामिल और इसी चीनी जेट को लेकर किसी तरह की कोई भी जानकारी चीन को ही नहीं थी। और देखिए हमारे साथ प्रवीण जी लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर रुख करूंगी। प्रवीण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चीन के इस बयान को लेकर हम क्या समझे। चीन तो ये कह रहा है कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, जबकि ये भी जानकारी है कि HQ-9 तो चीन से ही खरीदा गया। अब इसमें कितनी वास्तविकता है कि चीन को इसकी जानकारी है या नहीं है, वह एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। चीन भी छद्म रूप से पाकिस्तान को मदद करने के लिए जग जाहिर है, और अगर पाकिस्तान ने उसे नहीं बताया था और बावजूद उसके इस्तेमाल किया गया, तो चीन को अब सोचना पड़ेगा कि वो इसके लिए क्या एक्शन ले सकता है। क्या चाइना पाकिस्तान को अन्य सहायता मिलिटरली या दूसरे तरह से जो देते रहा है, क्या उस पर रोक लगाने के लिए विचार करेगा? जी, मेरी समझ से ऐसा नहीं। वाकई प्रवीण जी, देखने वाली बात होगी कि चीन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। हालांकि चीन तो ये कह रहा है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन इस संघर्ष में HQ-9 का इस्तेमाल हुआ, इसकी तो पुष्टि हो ही गई है। हालांकि चीन ये कह रहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक्शन क्या होगा, आगे क्या प्रतिक्रिया उसके तरफ से दी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रवीण जी, आप लगातार हमारे साथ